हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए जो एक प्रैक्टिस पेपर 2024-25 के एग्जाम्स के लिए बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने इशू किया है। सेट ए। सेट तो अभी एक ही पेपर उन्होंने इशू किया है, तो सेट ए ही रहेगा। बाकी अगर और कोई सेट आता है तो मैं वो भी ज़रूर सॉल्व करवाऊंगी आपको। और ये प्रैक्टिस पेपर आपको प्री बोर्ड्स के लिए भी और आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि आप पहली बार बोर्ड का पेपर नहीं दे रहे हो, 10th में दे चुके हो, तो मैं इंस्ट्रक्शंस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। बाइलिंगुअल पेपर दोनों भाषा में मिलेगा। 3 आवर्स का पेपर है, 80 मार्क्स का होगा। कुछ मेन इंस्ट्रक्शंस क्या होती है कि आपको पूरा पेपर चेक करना होता है कि पेज कंप्लीट है या नहीं, क्वेश्चंस कंप्लीट है या नहीं, और जो क्वेश्चन पेपर का कोड है वो अपनी आंसर शीट में ज़रूर लिखना है। और कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उसका सीरियल नंबर लिखना है। आंसर बुक में आंसर शीट पर अगर कोई पेज आप काम में नहीं ले रहे हो तो उस पर आपने कट लगा देना है। अच्छा, इसके अलावा कहता है कि कोई शीट आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी, वो हम सबको पता है। अपना रोल नंबर आपने ज़रूर लिखना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और ये इंस्ट्रक्शंस है पेपर के बारे में कि कुल 38 क्वेश्चंस हैं, जिन इंग्लिश में ले लेते हैं, जिनमें आपके 5 सेक्शंस हैं, ABCDE। हम सबको पता है ये बात, है ना। और फर्स्ट सेक्शन में 20 क्वेश्चन है, एक एक नंबर के, जिसमें 12 MCQ, 3 वन वर्ड है, 3 फिल इन द ब्लैंक्स है, 2 असर्शन रीजन है, एक एक नंबर के। बी सेक्शन में 5 क्वेश्चन है, 2 नंबर के। सी सेक्शन में 6 क्वेश्चन है, 3 नंबर के। और एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होगा। सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन है, 5 नंबर के। ई सेक्शन में 3 क्वेश्चन है, 4 नंबर के, जो केस स्टडी है। और ये इनकी इंटरनल चॉइस के बारे में है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। और कुछ क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस आपको दी जाएगी, तो अगर इंटरनल चॉइस है तो उनमें से केवल एक करना है। ग्राफ पेपर आपको साथ में मिलेगा, तो जब आप ग्राफ पेपर पर क्वेश्चन करोगे तो वहाँ आंसर बुक का सीरियल नंबर भी आपने वहाँ लिखना है। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो ये कुछ बेसिक सी इंस्ट्रक्शंस थी जो आप पहले यहीं पर समझ लोगे तो पेपर में पढ़ने में आपका टाइम खराब नहीं होगा। और अब हम शुरू करेंगे खंड ए, यानी सेक्शन, इंग्लिश मीडियम में करेंगे मैथ्स का। तो सेक्शन ए का सॉल्यूशन, जिसमें एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, डोमेन भी, रियल नंबर, रेंज भी, एंड फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, चूज द करेक्ट आंसर। यानी 1 1 ऑन 2 आपने बताना है, तो ऑब्वियसली 1 1 तो है भाई। अगर हम कोई भी एक रियल नंबर ले लेते हैं x1 और एक ले लेते हैं x2, अगर x1 x2 के बल्कि इक्वल है, या बल्कि हम ऐसे लेते हैं 1 1 ऑन 2 के लिए, हमने मान लिया कि f ऑफ x1 f ऑफ x2 के इक्वल है, तो x1 क्यूब x2 क्यूब के इक्वल है, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल और x1 x2 के इक्वल आ जाएगा, तो फंक्शन 1 1 है। वैसे भी हर रियल नंबर में एक रियल नंबर का क्यूब एक ही आएगा, 0 1 2 3 -1 -2, और 0 1 2 3 -1 -2, तो 0 का क्यूब 0, 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, -1 का -1, -2 का -8, 1 1 है। अब हम देखते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं कि ये डोमेन और ये को डोमेन है। अगर को डोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट कर जाए तो फंक्शन ऑन टू होता है। तो मैंने को डोमेन में कोई एलिमेंट y ले लिया, ठीक है, और मैंने मान लिया कि जो y की प्री इमेज है वो x है, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है। एफ एक्स का मतलब हो गया एक्स क्यूब वाई, तो x का मतलब हो गया y की पावर 1/3। y रियल है, और हर रियल नंबर का क्यूब रूट भी रियल होता है। किसी भी नंबर का जब आप क्यूब रूट निकालते हो तो 3 क्यूब रूट निकलते हैं, जिनमें 2 अनरियल और एक रियल जरूर आता है। जैसे -1 है, तो -1 की पावर 1/3 करोगे तो -1 आएगा। इसी तरह -2 का क्यूब रूट भी -2 की पावर 1/3 आएगा, जो कि एक पार्ट उसका रियल जरूर होगा। तो हर रियल नंबर का एक रियल क्यूब रूट जरूर होता है। तो हर एलिमेंट की, को डोमेन के हर एलिमेंट की एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर जाएगी, रियल आ जाएगा, तो ये फंक्शन ऑन टू भी हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये 1 1 एंड ऑन टू है। दूसरे पर आ जाओ। कोसिकेंट, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स -√2। इस क्वेश्चन पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसको थीटा मान लो। कोसिकेंट थीटा की वैल्यू हो गई -√2। कोसिकेंट की वैल्यू √2 होती है π/4 पे।
अब दो ही बातें आपने इनवर्स वाले क्वेश्चन में ध्यान रखनी है, जिनकी ब्रांच -π/2 से लेके π/2 तक है, उनमें अगर नेगेटिव एंगल दे रखा है तो उस नेगेटिव को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको प्लस का मान लो, तो वो प्लस कितने पे है, π/4 पे है। और जब प्रिंसिपल ब्रांच निकालनी हो तो उसके आगे माइनस लगा दो, ठीक है। अगर ये कॉस की वैल्यू होती, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें दिया गया होता कॉस इनवर्स -1/√2, तो कॉस थीटा आ गया -1/√2। अब कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 होती है π/4 पे, लेकिन ये नेगेटिव है, तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए इसको पाई में से माइनस कर देते तो कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू आ जाती। लेकिन साइन की, टेंजेंट की और कॉसिकेंट की, इनकी प्रिंसिपल वैल्यू अगर नेगेटिव एंगल के लिए निकालनी है तो पहले पॉजिटिव एंगल पे निकालो भी भाई, माइनस भाई √2 कितने डिग्री पे होता है, भाई √2 45 डिग्री पे होता है, उसके आगे माइनस लगा दो, आगे प्रिंसिपल वैल्यू, बस इतना सा है। तो इसका आंसर आ जाएगा -π/4। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन डायरेक्ट तो आपकी बुक में से नहीं है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आपकी बुक में भी है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/2, 2/2 ऑर्डर का मतलब है कि हमारे पास 4 एलिमेंट्स होंगे। और ध्यान देना ये क्या कह रहा है, विद ईच एंट्री 3 और 4, यानी कि इसमें हर जगह या तो 3 आना चाहिए या 4 आना चाहिए, ठीक है। तो ये कुल हो गए 4 प्लेस, हर प्लेस पर आने के लिए 2 एंट्री हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4, यानी कि 16 तरीके से हमारा मैट्रिसेस बन सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ कहता है कि लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। नॉन सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, यानी उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1/5 है, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो ये एक आइडेंटिटी होती है कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। एन हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है जो कि 3 है, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए की पावर 3-1, यानी कि डिटर्मिनेंट ए की पावर 2। अब ए का डिटर्मिनेंट तो नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट दे रखा है, और एक ही रिजल्ट होता है कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट बराबर है डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स। सुन रहे मेरी बात ध्यान से, यानी कि ये आ गया 1/5। उल्टा कर दो, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1/5, तो ए का डिटर्मिनेंट कितना आ गया 5, इसको यहाँ पर पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 2, यानी कि 25। अलग से क्वेश्चन है भाई, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। अब ए का डिटर्मिनेंट है नहीं, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट है, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ए के इनवर्स के बराबर होता है, तो उसको उल्टा करेंगे तो 5 आ जाएगा, और उससे ये 25, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, इसको भी बड़े ध्यान से देखना। ए एंड बी आर इन्वर्टिबल स्क्वेयर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। पहला पार्ट देखो, ए बी का इनवर्स का डिटर्मिनेंट, देखो डिटर्मिनेंट अलग अलग हो जाता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि ए बी का डिटर्मिनेंट होता है ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का, तो ये भी अलग अलग हो जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी इनवर्स का, ये हो जाएगा ए का डिटर्मिनेंट। और अभी भी मैंने बताया बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट बी का इनवर्स होता है, और ये इनवर्स है तो ये नीचे आ जाएगा ए का डिटर्मिनेंट बटे बी का डिटर्मिनेंट, यानी कि ये पहले वाला तो ट्रू है। दूसरे पे आ जाओ, तो दूसरे पार्ट को अब ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि ए बी के इनवर्स का डिटर्मिनेंट, तो इनवर्स डिटर्मिनेंट से बाहर आ जाता है, और इनवर्स हटाने के लिए 1/ab का डिटर्मिनेंट, और ए बी के डिटर्मिनेंट को मैं अलग अलग कर सकती हूँ, 1/a का डिटर्मिनेंट और 1/b का, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। और ये तो एक सिंपल सा रिजल्ट है तीसरे वाला, तो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स, ए इनवर्स, तीनों सही है, केवल चौथा ऐसा है जो गलत है, क्योंकि ए प्लस बी का इनवर्स उल्टा जो है वो ए प्लस बी का इनवर्स जो है वो ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स या बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स के बराबर बिल्कुल भी नहीं होता, तो ऑप्शन डी गलत है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल सिंपल है। इफ एक्स माइनस वाई पाई है तो डी वाई बाई डी एक्स निकालो, डिफ्रेंशिएट कर दो,
भाई एक्स माइनस वाई पाई है, एक्स की डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगी, वाई की डी वाई बाई डी एक्स और पाई की 0। डी वाई बाई डी एक्स को उठा के राइट में ले जाओ तो 1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। सातवें पर आ जाओ, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स ई की पावर एक्स स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स। एक बात पे ध्यान देना कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मुझे f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू g निकालना है, तो मुझे df बटे dg अगर मिल जाए तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू g। तो पहले आप f को पकड़ो, fx क्या है e की पावर एक्स स्क्वेयर, आप निकाल दो df बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा e की पावर एक्स स्क्वेयर इंटू 2x। ठीक है, अब gx ले लो, ये है cos x, इसकी डिफरेंशिएशन कर दो dg बाई डी एक्स, ये हो गया माइनस साइन एक्स। अब मुझे निकालना क्या है, अभी बताया मैंने, ये कह रहा है कि f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू g, यानी कि मुझे df बाई डी चाहिए। तो चेन रूल से df बाई डी क्या हो जाएगा, df बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई dg बाई डी एक्स, यानी कि e की पावर एक्स स्क्वेयर इंटू 2x बाय माइनस साइन एक्स, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस पाई टू पाई ई की पावर कोस स्क्वायर एक्स साइन क्यूब 2n प्लस 1x। बहुत बड़ा इंटीग्रेशन है, एक प्रॉपर्टी याद करो, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स 0 होता है अगर ये ओड हो। जल्दी से चेक करो ना ये ओड है या नहीं है। ये फंक्शन है ई की पावर कोस स्क्वायर एक्स साइन क्यूब 2n प्लस 1x। ओड कैसे चेक करते हैं, अगर किसी फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स रखें और वो नेगेटिव आ जाए, तो इस फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स रखो, यहाँ पर सुन रहे हो, तो ये हो गया e की पावर कोस स्क्वेयर माइनस एक्स साइन क्यूब 2n प्लस 1 माइनस एक्स। कोस स्क्वेयर माइनस एक्स तो पॉजिटिव रहेगा, यानी कि e की पावर कोस स्क्वेयर। और आपको एक रिजल्ट बता दूं, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर जो ये माइनस है ये बाहर आएगा और क्यूब में से बाहर आएगा तो माइनस लग जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब 2n प्लस 1x। हमने इस फंक्शन में जहां जहां x था वहां वहां माइनस एक्स रखा। देखो भाई, कॉस ऑफ माइनस एक्स तो कॉस एक्स ही होता है, स्क्वायर है तो वैसे भी पॉजिटिव, तो ये टर्म तो चेंज नहीं होगी, लेकिन इसके आगे माइनस, तो ये पूरी की पूरी टर्म अपना नेगेटिव बन गई। नेगेटिव बन गई तो इंटीग्रेशन के अंदर जो ये फंक्शन हमें दे रखा है ये ओड है, और जब ऊपर नीचे की लिमिट नेगेटिव पॉजिटिव हो और ओड हो तो इंटीग्रेशन 0 होती है। तो सही आंसर ऑप्शन बी यानी 0 आ जाएगा। दिखने में बहुत बड़ी सारी इंटीग्रेशन लग रही थी, लेकिन छोटी सी एक प्रॉपर्टी हमने लगाई और हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हाँ, ये थोड़ा सा अलग है, लंबा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी एक्स बाई ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो इसको मैं साथ के साथ सॉल्व कर रही हूँ, डी एक्स बाई ई की पावर एक्स, और ये जो माइनस है ना इसको मैंने कर दिया 1 बाई ई की पावर एक्स। ठीक है, इसको एलसीएम ले लो, तो डी एक्स बाय नीचे एलसीएम लिया तो ये यहाँ चला गया ई की पावर 2x प्लस 1। ये एलसीएम अगले स्टेप में यहाँ चला जाएगा ऊपर, ई की पावर एक्स डी एक्स बाई ई की पावर 2x प्लस 1। अब तुम ई की पावर एक्स को जेड पुट करो तो ई की पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा डी जेड, और ये इंटीग्रेशन हमारी क्या बन जाएगी, देखो ये पूरा तो बन जाएगा डी जेड, यहाँ दिखाई दे रहा है। और जो e की पावर 2x होती है इसे हम e की पावर x का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि z का स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 1। और 1 बाय 1 प्लस जेड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, टेंजेंट इनवर्स z प्लस सी। z की वैल्यू यहाँ से वापस रख दो, टेंजेंट इनवर्स e की पावर x प्लस सी आ जाएगा।
बिल्कुल आसान। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ बच्चे। 10 भी थोड़ा अलग है। देखो ये नीचे है डी एक्स बाय साइन स्क्वेयर एक्स को स्क्वेयर एक्स और आंसर प्लस में है। थोड़ा सा एक बार दिमाग लगाओ। ऊपर यहाँ 1 है और इस 1 को आपने लिख देना है साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स। ठीक है, आइडेंटिटी है, 10th क्लास की है। नीचे हो गया साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स डी एक्स। अलग अलग कर लो, साइन स्क्वेयर के नीचे इन दोनों को लाओगे तो साइन स्क्वेयर से साइन स्क्वेयर कैंसिल, कोस स्क्वेयर के नीचे इन दोनों को लाओगे तो कोस स्क्वेयर से कोस स्क्वेयर कैंसिल, ब्रैकेट लगा दो डी एक्स। 1/cos² x होता है sec² x, 1/sin² x होता है cos² x dx। secant स्क्वेयर की इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट x कोसिकेंट की माइनस कोटेंजेंट x जमा c, टेंजेंट x माइनस कोटेंजेंट x प्लस c, ऑप्शन बी। आगे बढ़ू, नंबर 11, द नंबर ऑफ, बहुत ध्यान से पढ़ना, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर, 0। भैया चाहे कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो, अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल रहे हो यानी कि जिसमें एक्स की कुछ वैल्यू दे रखी है, वाई की दे रखी है, तो वहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आता, जितने आएंगे उनकी वैल्यू निकल जाएगी। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक भी नहीं होगा और इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी 0 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आगे चलते हैं। ये है बच्चे क्वेश्चन नंबर 12, द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ऑर्डर होता है हाईएस्ट ऑर्डर। देखो एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। हाईएस्ट हम 2 बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ऑर्डर तो है 2, और इस 2 की पावर कितनी है, यानी कि इस डेरिवेटिव की पावर कितनी भी नहीं है, एक ही है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। आगे चलते हैं 13वां, वट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो किलोग्राम होता है अपना वेट, तो ये तो स्केलर है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये अपनी वेलोसिटी होती है। वाट पावर, नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये वेक्टर है, सॉरी ये वेक्टर है। वाट पावर होती है, और कॉलम ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का कॉलम कुछ अपना सिंबल होता है, इसका यूनिट होती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। मैं हिंदी मीडियम वाला छोड़ रही हूँ, साथ में डायरेक्ट इंग्लिश पे आ रही हूँ। a इज 4i प्लस 6j, b इज 3i प्लस 4k, देन वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ a अलोंग b। ए का बी के साथ जो कंपोनेंट है, यानी ए का बी पे जो प्रोजेक्शन है उसका वेक्टर कंपोनेंट, जो वेक्टर कंपोनेंट होता है बच्चे वो ये होता है ए डॉट बी बाय मोड बी का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर बी, क्योंकि बी के अलोंग ले रहे हैं। तो अब ये डॉट प्रोडक्ट आपने बड़े ध्यान से करनी है, इसमें आई और जे है, ध्यान देना भाई। देखो ए लिखती हूं मैं, तो ए है 4i प्लस 6j प्लस 0k, और बी है बच्चे 0i प्लस 3j प्लस 4k। और जब मैं इनकी डॉट करूंगी तो आई वाला आई से करोगे 0, जे वाला जे से करोगे 18 और के वाला के से करोगे 0, तो ये 18 आएगा। इसमें आप थोड़ा गड़बड़ कर सकते हो, तो ये तो आ गया 18। ठीक है, और बी का मैग्नीट्यूड ये मैंने पहले ही यहाँ निकाल दिया था। बी का जो मॉडुलस आएगा वो कितना आएगा, 3 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर का अंडर रूट, 9 16 25, यानी 5, 5 का स्क्वेयर करोगे 25, और साथ में 3j और प्लस 4k। ठीक है, ये आएगा, तो 18/25 इंटू 3j प्लस 4k, ऑप्शन बी आ जाएगा। बस ये आपने ध्यान रखना है फॉर्मूला, बाकी सिंपल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, नहीं 15 पर। ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर का मतलब ए का मैग्नीट्यूड भी एक है, बी का मैग्नीट्यूड भी एक है, थीटा उनके बीच में एंगल है, तो ए प्लस बी यूनिट वेक्टर कब होगा। अब अगर ए प्लस बी यूनिट वेक्टर है तो ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो एक होगा, तो मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है वो एक का स्क्वायर यानी एक होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि मोड ए का स्क्वायर होता है ए डॉट ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी 1। इसको ओपन कर लो तो ये डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, मोड ए स्क्वेयर प्लस मोड बी स्क्वेयर
प्लस 2a.b1। अब मोड ए 1 है, मोड बी 1 है, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2a.b इज इक्वल टू 1। देखो 1 से 1 कट के ये 0 आ गया, और ये वाला 1 राइट साइड में ले जाओ तो 2a.b बराबर है -1, तो a.b आ गया -1/2। अब इसको सॉल्व करके थीटा की वैल्यू निकाल लो। a.b का मतलब होता है मोड ए मोड बी कॉस थीटा -1/2, 1 इंटू 1 इंटू कोस थीटा -1/2, 1 इंटू 1 तो 1 हो गया, और कॉस थीटा हो गया -1/2। अभी अभी आया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन में, कॉस की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पे होती है, कॉस 60 का मतलब हो गया π/3। कोस π/3 1/2 होता है, लेकिन ये नेगेटिव है, तो मैंने क्या कहा था कि कॉस में नेगेटिव वैल्यू दे रखी हो तो पाई में से माइनस कर दो, पाई माइनस π/3, और 2π/3 जो है वो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो आपका करेक्ट आंसर होगा कि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2π/3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। ये रहा, थोड़ा बड़ा कर दूं, ये सबसे ऊपर क्वेश्चन नंबर 16 है। टू इवेंट्स आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है और इंडिपेंडेंट होता है। इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, देखो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि ए बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो ए की प्रोबेबिलिटी इंटू बी की प्रोबेबिलिटी के इक्वल हो, ठीक है। अगर वे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इंडिपेंडेंट होना, ये म्यूचुअली वर्ड नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट बस। तो अभी इसको देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी डैश, अगर इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी डैश होना चाहिए ए डैश की प्रोबेबिलिटी इंटू बी डैश की। ए डैश की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और बी डैश की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये सही आना चाहिए मेरे हिसाब से ऑप्शन बी। दोनों इक्वल हो तो भी कोई गारंटी नहीं, और प्रोडक्ट दोनों का एडिशन 1 हो तो ये भी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। आगे चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 17 पर। तीन क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के प्रोबेबिलिटी में से। ये कह रहा है कि इफ ए बाय बी की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। करते चले जाओ सॉल्व। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से ग्रेटर है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इस बी को उधर ले जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब सुनो, ये चीज तो मेरे आंसर में कहीं दिख नहीं रही, आंसर में दिख रहा है बी बाय ए बी बाय ए बी बाय ए। इस पे थोड़ा विचार करो, तो बी बाय ए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर मैं इस येलो वाले में इस वाली टर्म को लेफ्ट में ले आऊं, डिनोमिनेटर में ले आऊं, ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूं, थोड़ा अलग है ये क्वेश्चन। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को इसके नीचे ले आऊं, ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये देखो अब हमारे ऑप्शन में कहीं है या नहीं है, बी बाय ए ग्रेटर देन बी, यस ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देखो भाई, थोड़ा सा इसको फ्रेम में कर लूं एक ही में, ये देखो, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है। और जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बी की 0 है, तो ए बाय बी की, ए बाय बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो नहीं पता, लेकिन बी की 0 और किसी के नीचे 0 आ जाए तो वो नॉट डिफाइंड हो जाती है, तो आपने यहां पर लिख देना है नॉट डिफाइंड। और अब जल्दी से हमारे दो क्वेश्चन रह जाते हैं असर्शन रीजन के, उनको देखते हैं। असर्शन रीजन का आप सबको पता होगा कि एक असर्शन मिलेगा एक रीजन मिलेगा, दोनों को ट्रू फॉल्स चेक करना है। अगर दोनों ट्रू है, रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है तो ए लिखना है, दोनों ट्रू है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा तो बी, ए ट्रू और आर फॉल्स है तो सी, ए फॉल्स है आर ट्रू है तो डी हमने लिखना है। तो ये है 19th क्वेश्चन का असर्शन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन, आगे चलना पड़ेगा, एंड दिस लाइन इज दिस मच। तो इससे बेटर है कि मैं हिंदी मीडियम वाला ले लेती हूँ, आप उसको इंग्लिश में समझना
कि ये दो लाइंस हमें दे रखी हैं और ये कह रहा है कि इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है। पहले इसको चेक कर लेते हैं। ये है a1 प्लस लैम्डा b1, लंबा दे दिया इन्होंने ये क्वेश्चन, और a2 प्लस म्यू b2। अब आप इसमें a1 और b1 चेक करो तो देखो ये a1 है, ये b1 है, ये a2 है और ये b2 है, लेकिन ये b2 नहीं है, ये b है। दोनों के ये वेक्टर्स सेम हैं। सेम है इसका मतलब ये पैरेलल लाइंस हैं। ये कौन सी लाइंस हैं? पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस है तो पैरेलल लाइंस के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसका फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 क्रॉस b बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, और पूरे का मैग्नीट्यूड थोड़ा अलग होता है तो वो आपने ध्यान देना है। तो पहले मैं यहाँ a2 माइनस a1 वेक्टर निकालती हूँ। तो लंबा है क्वेश्चन वैसे ये एक नंबर के हिसाब से। तो a2 में से a1 माइनस करो बच्चे, तो 3 में से 1 गया 2, 2i, 3j में से 2j गया तो j, और माइनस के, और वेक्टर b आपके सामने है। तो अब a2 माइनस a1 क्रॉस वेक्टर b करोगे तो ये बनेगा i j k, a2 माइनस a1 के कंपोनेंट, और अब b के कंपोनेंट आप लिख लो और इसको सॉल्व कर दो। तो ये बनेगा i इंटू 6 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस j इंटू ये रो और ये कॉलम गया तो 12 जमा 2, 12 जमा 2, और k लिया तो 6 माइनस 2, ये बन गया 9i माइनस 14j प्लस 4k। ठीक है, इसका लेना है मॉडुलस। तो इसी का मॉडुलस ले लूं तो मैं 9 का स्क्वायर 81, 14 का 196 और 4 का 16, तो ये बन गया 6 6 12 और 1 13, 1 और 1 2, 2 और 9 2 11 और 8 19 और 293 आ गया, और 293 का अंडर रूट आ गया। ठीक है, और भाई b का मैग्नीट्यूड और निकाल दो फटाफट से। b कहाँ है? 2 3 और 6 है b में। 2 3 और 6 है ना, तो 2 का 4, 3 का 9 और 6 का 36, 49, और ये 7 आ गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को जब तुम इस फॉर्मूले में रखोगे तो ये 293 का अंडर रूट बाय 7 आएगी। और ये भी यही कह रहा है, आगे आगे चलती हूँ मैं इंग्लिश मीडियम पे, कि दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये है। तो ये तो बिल्कुल ट्रू हो गई। रीजन पढ़ो, इन अ स्पेस द लाइंस विच आर नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल आर नॉन कोप्लेनर एंड कॉल्ड स्क्यू लाइन। जो लाइन ना तो काटती हैं ना इंटरसेक्ट करती हैं वो स्क्यू लाइंस कहलाती हैं। बिल्कुल सही है। फॉर स्क्यू लाइंस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द लाइंस। तो ये बात यहाँ गलत है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो एक लाइन के परपेंडिकुलर होगी, वो दोनों के परपेंडिकुलर होगी, तो ये फॉल्स है। अब ये देख लो फटाफट कि A2 है और R फॉल्स है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा 19वें के लिए वो ऑप्शन सी आएगा। और अब जल्दी से इसका लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। द रिलेशन डिफाइंड बाय 1a 2b 3c। देखो 1 2 3 4 यहाँ दे रखा है और ABCD यहाँ। 1a 2b 3c इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बिल्कुल गलत है, ये फंक्शन ही नहीं है क्योंकि इसमें चार किसी से कनेक्टेड नहीं है। द फंक्शन सच दैट 1 2 3 ABCD इज 1 1, पहला तो फॉल्स है। दूसरा देखते हैं, ये है 1 2 3 और ये है हमारा ABCD 1a 2b और 3c, तो ये हमारा 1 1 जरूर है। दिस इज द 1 1, तो ये हमारा ट्रू आ रहा है। असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ जाएगा। तो भाई इसका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये था आपका कंप्लीट सेक्शन ए का सॉल्यूशन। इसको देखो, समझो, और कोई डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पर या कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। बाकी के सेक्शंस के सॉल्यूशन मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी। तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से कर लें। थैंक यू।